I'm very surprised at this. Right at the moment with us, our very old friend, one of the most respected, articulate young leaders of today, Mr. Lakshman Hake. लक्ष्मण हागे जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। लक्ष्मण हागे जी, बोलना तो आपको है। आपने इस्तीफा दे दिया सर। यस, आज दे दिया है इस्तीफा। क्या हुआ सर, जरा बता दें। ये स्टेट बैकवर्ड कमीशन, इसका एक स्वायत्त ऑटोनॉमस, उसकी एक गरिमा है जी। और वो गरिमा सामने रखते हुए कौन से भी शासकीय प्रशासकीय इंटरफेरेंस को सामने रखते हुए हमने ये गरिमा रखने के लिए आज मेरे पद का इस्तीफा दे दिया है, सदस्यत्व का इस्तीफा दे दिया है। हाके साहब, मगर आपका आंदोलन सही रास्ते पे जा रहा था। हम लोग आपको सब जगह देख रहे थे, किसानों के साथ आंदोलन पे, गरीब से गरीब लोगों के साथ आंदोलन पे, कंटिन्यूस आंदोलन, सब ठीक चल रहा था। मगर क्या ये मनोज जरंगे पाटिल और स्टेट जिस प्रकार से बिहेव कर रहा था, करीबन 32 लाख के ऊपर नोंदनीकरण हुआ, क्या ये सब चीजें, क्या एक प्रोसेस होता है कि ये कमीशन को भी इन्वॉल्व करके सर्टिफिकेट्स वगैरह इश्यू करने वाली बात थी? क्या मेजर प्रॉब्लम था? क्या स्टेट हर चीज को बाईपास कर रहा था सर्टिफिकेट इश्यू करने में? नहीं, ये सर्टिफिकेट इशू करने वाली एक अलग और स्वायत्त ऑटोनॉमस बॉडी है। और हमारा स्टेट बैकवर्ड कमीशन ये एक्सक्लूजन इंक्लूजन के बारे में, ओबीसी में किसको रिजर्वेशन देना है, किसको नहीं देना है, उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, और ओबीसी और विजेएनटी महाराष्ट्र की लेवल पे एसबीसी, इन सब लोगों के सामाजिक न्याय के बारे में जितनी भी योजनाएं हैं, जितना भी सामाजिक न्याय के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम आते हैं, उसको न्याय दिलवाना, उसका जो इरेगुलरेशन है उसके बारे में डिसीजन लेना, हियरिंग लेना, ये राज्य मागास वर्ग आयोग का काम है। अभी आज मैंने जो इस्तीफा दे दिया है वो मराठा रिजर्वेशन के बारे में, हमें महाराष्ट्र शासन की तरफ से मराठा समाज का सोशल बैकवर्डनेस चेक करने के लिए एक टीओआर मिला, और वो टीओआर मिलने के बाद, टर्म ऑफ रेफरेंसेस, ये टीओआर मिलने के बाद टीओआर का मीनिंग लगाते हुए हमारे स्टेट बैकवर्ड कमीशन के मेंबर्स में मतभेद हो गए। और ये मतभेद होने के बाद हमने तुरंत स्टेट बैकवर्ड कमीशन की, ये संवैधानिक आयोग की गरिमा रखते हुए आज राजीनामा दे दिया है। महाराष्ट्र में जितना भी जो भी कुछ आज की स्थिति में चल रहा है, महाराष्ट्र का सामाजिक वातावरण बहुत संवेदनशील हो चुका है। कभी ये महाराष्ट्र की पहचान इस देश में फुले शाहू अम्बेडकर, सामाजिक न्याय, सबको साथ में लेके चलने वाला महाराष्ट्र, आधुनिक महाराष्ट्र, प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र, ऐसी इमेज थी। मगर लास्ट कई दिनों में महाराष्ट्र में बहुत सारा अराजक सदृश वातावरण इस महाराष्ट्र में हो चुका है। ये सब ध्यान में रखते हुए आज मैंने स्टेट बैकवर्ड कमीशन का शासन का इंटरफियरेंस को निषेध करने के लिए मैंने आज स्टेट बैकवर्ड कमीशन का राजीनामा दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। सोशल बैकवर्डनेस चेक करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, सरकार ने ही दिया था। यस। तो फिर वो वहां पर सरकार का फिर इंटरवेंशन कैसे आ गया? बिकॉज सरकार ने, आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो, आपको बोले कि चेक कीजिए मराठा रिजर्वेशन सोशली बैकवर्ड है कि नहीं, और आपका प्रोसेस यानी आपका है कि आपको काम करने नहीं दे रहे। यस, इस काम में इंटरफियरेंस कर रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हस्तक्षेप कर रहे, ऐसा ही बनाओ, ऐसा ही बनना चाहिए, ऐसा अगर कोई सोशल बैकवर्ड प्रूव करने के लिए ये क्वेश्चनर बनाइए, ये ऐसे इस मेथोडोलॉजी को अपनाइए, अडॉप्ट करिए, ऐसा अगर बाहर के लोगों का इंटरफियरेंस होता है तो ये स्वायत्तता के ऊपर ये आंच आती है। इसीलिए हमने राजीनामा दे दिया है। हम इरेगुलर काम नहीं करेंगे, हम किसी के एजेंडे पे, गवर्नमेंट के एजेंडे पे हम काम नहीं करेंगे। जो फैक्ट और फैक्चुअल है, फैक्ट के ऊपर काम करना ये हमारी प्राथमिकता है और ऑनेस्टी है। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर फैक्ट के ऊपर जाके अगर तुम काम करने को बोलेंगे तो हम ऐसा करेंगे नहीं, और उसकी गरिमा को हम थ्रेड्स नहीं आने देंगे। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण हागे साहब, आपने अभी भी कहा कि सरकार की इंटरफियरेंस की वजह से, गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस और हस्तक्षेप की वजह से आपने अपना इस्तीफा दिया। तो गवर्नमेंट की किस प्रकार की इंटरफियरेंस थी सर?
वैसे तो हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। हमारा ये मांगना है, ये एक राय थी हमारी कि अगर मराठा कम्युनिटी का सोशल बैकवर्डनेस चेक करना है तो एज कंपेयर टू अदर्स, एज कंपेयर टू अपर कास्ट, एज कंपेयर टू ओबीसी, मतलब महाराष्ट्र का टोटल एक सरासरी एक जो अनुमान रहता है कि जो आर्थिक उन्नति के बारे में, एजुकेशनली उन्नति के बारे में, सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, एक महाराष्ट्र का एक सरासरी टोटल पब्लिक 12 करोड़ जनता सामने रखते हुए एक सरासरी एवरेज रहता है हर कोई चीज में। ये इस एवरेज से मराठा कितना पिछड़ा गया है, क्यों पिछड़ा गया है, उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, उसकी तुलना किसके साथ होनी चाहिए, ये सब जो इंटरनल स्टेट बैकवर्ड कमीशन का जो काम रहता है, प्रोग्राम रहता है, उसके अंदर अगर कोई ये ऐसा ही बनाओ, ये निकष ऐसे ही बनाओ, ये तुम इन लोगों को ही ले लो, इनका तुम सुनो, अगर ऐसा कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरफियरेंस आता है, एजीएम अगर इंटरफियरेंस करता है तो हम उसके अपोज में हमारी स्वायत्तता सामने रखते हुए मेरा इस्तीफा, ये 4 नंबर का इस्तीफा हो गया है। आज तक 4 लोगों ने मुझे पकड़ते हुए आज तक 4 मेंबर्स ने राजीनामा दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ये सीएम ऑफिस से इंटरफेरेंस हो रहा है या कहां से इंटरफेरेंस हो रहा है? बिकॉज शासन प्रशासन की तरफ से इंटरफेरेंस हो रहा है। मैं आगे जाके और एक मुद्दे पे आपका ध्यान ले लूंगा। एक ओबीसी आरक्षण, मतलब मंडल आयोग इंप्लीमेंट होने के बाद ओबीसी, वीजेएनटी, एसबीसी रिजर्वेशन को चैलेंज करने वाली एक पीआईएल है हाईकोर्ट में, मुंबई हाईकोर्ट में। वो पीआईएल है सराटे, भोसले और कौटेकर, इन लोगों की। ये पीआईएल ऐसी बोलती है कि ये ओबीसी का आरक्षण कौन सा भी सर्वे के बिना इनको आरक्षण मिला है और इनका आरक्षण, सब लोगों का आरक्षण, मतलब बहुत सारे कास्ट का आरक्षण तुम रद्द करो, ऐसा एक पिटीशन मुंबई हाईकोर्ट में है। उसके अगेंस्ट स्टेट बैकवर्ड कमीशन भी पार्टी है। हमने 1 साल पहले एक एफिडेविट बनाया है, उसके बारे में एक तटस्थ भूमिका लेते हुए हमने एक एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, ये ओबीसी, वीजेएनटी, एसबीसी का रिजर्वेशन के बारे में हमारा एक एफिडेविट हमने बनाया है। मगर लास्ट 1 ईयर से ये महाराष्ट्र का गवर्नमेंट, ये पिटीशन हमारे स्टेट बैकवर्ड कमीशन का जो सेक्रेटरी है, जो प्रशासन से आता है, वो लास्ट 1 ईयर से ये पिटीशन के बारे में जो पार्टी है, हम हाईकोर्ट ने हमें आदेश दिया है, फिर भी हमारे स्टेट बैकवर्ड कमीशन का ये एफिडेविट कोर्ट के सामने नहीं सबमिट कर रहे हैं ये लोग। ये जब हमने 1 दिसंबर की मीटिंग में प्रश्न उपस्थित किया तो ये सेक्रेटरियों की तरफ से, हमारे अध्यक्ष की तरफ से ये बोला गया कि एजीएम, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से ये एफिडेविट सबमिट ना करने के लिए बोला है, इसलिए हम ना कर रहे। मतलब एजीएम को ये राइट्स पहुंचता नहीं है। हमारा स्टेट बैकवर्ड कमीशन अलग है, स्वायत्त है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, और हमारे काम के अंदर अगर आप इंटरफेरेंस करेंगे तो हम मानेंगे नहीं। ये सब बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, अगर बोलेंगे तो 1 घंटा 2 घंटा पूरा। लेकिन लक्ष्मण हाके साहब, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? वो क्यों नहीं चाहते कि जहाँ तक दांगड़ कम्युनिटी का सवाल है, वीजेएनटी कम्युनिटी का सवाल है, इनको और ज़्यादा, बल्कि अभी तो बात ये हो रही थी कि इनकी रिजर्वेशन और बढ़ानी चाहिए, या कई जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं उनको अंडर शेड्यूल ट्राइब्स लाना चाहिए ओबीसी के बजाय। नहीं, ये महाराष्ट्र रहने दो, या महाराष्ट्र के बाहर कोई स्टेट ने सोशो इकोनॉमिकल सर्वे किया है, कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का प्रयास किया है, मगर मेरे महाराष्ट्र में लास्ट 75 ईयर्स, मतलब लास्ट 75 ईयर्स भी छोड़ो, उसके भी आगे जाके, मेरा आवाज आ रहा है तुम्हारे? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, ये 75 ईयर्स छोड़ो, जो अंग्रेजों ने यहाँ बार सर्वे किया है अंग्रेजों ने, उसको सामने रखते हुए अभी 75 ईयर्स पकड़ो या 100 ईयर्स पकड़ो, इस इतने काल में ये महाराष्ट्र में कोई भी, कौन सी कम्युनिटी, क्या उसकी स्थिति है, सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, हम जितने भी योजनाएं बना रहे हैं, जितना भी खर्चा कर रहे हैं,
इनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका कोई भी ऑडिट नहीं है, इसका कोई भी इंपेरिकल डेटा नहीं है, इसका कोई भी स्टैटिस्टिक इन गवर्नमेंट के पास नहीं है। विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोकशाही, लोक कल्याणकारी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आज भी हम ऑडिट करने के लिए तैयार नहीं है। मराठा कम्युनिटी बोलती है कि हम ओबीसीओ की वजह हम पीछे रह गए। ओबीसी बोलते हैं कि अगर मराठा हमारे ओबीसी रिजर्वेशन में आ जाएंगे तो वो पूरा रिजर्वेशन खा जाएंगे। मतलब एक दूसरे पे ब्लेम हो रहा है, ये वातावरण दूषित हो रहा है। इसके आगे फैक्ट और फैक्चुअल इसके ऊपर क्या करना चाहिए, फैक्ट क्या है, ये सोशियो इकोनॉमिकल सर्वे क्यों नहीं करते? कौन दूध का दूध और पानी का पानी, ये ऐसा, ये स्टेट बैकवर्ड कमीशन ये संशोधनात्मक काम करता है, न्यायिक काम करता है, इनको फ्री हैंड क्यों नहीं मिलता? कौन कितना है, क्या है, इसके बारे में किसको क्या मिला है, कोऑपरेटिव सेक्टर में कौन है, एजुकेशन में कौन है, शाला गलती में कौन, जो कट ऑफ होता है एजुकेशन में वो कौन है, इकोनॉमिकल जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया है संपत्ति का, विकास बोलते हैं, जो विकास बोलते हैं, डेवलपमेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है बहुत सारे एरियाज में, वो क्यों हो रहा है, अनुशेष क्यों हो रहा है? इसके ऊपर कोई भी ऑडिट करने के लिए, फैक्ट चेक करने के लिए कौन सी भी गवर्नमेंट तैयार नहीं है। इसलिए ये जो परिस्थिति चल रही है, ये परिस्थिति आज महाराष्ट्र है, कल बिहार हो सकता है, कल यूपी हो सकता है, कल राजस्थान हो सकता है, गुजरात हो सकता है। अगर इसके ऊपर कोई आरक्षण का मतलब क्या है, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, ये आगे जाके क्या होना चाहिए, इसका काउंसलिंग होना, ये बहुत सारी चीजें हैं। मैंने बहुत बार आपके प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत बार बोल दिया है। हाके साहब, मगर जिस प्रकार से मराठा मनोज जरांगे पाटिल जी का कहना कि अभी हाल ही में 32 लाख से ज्यादा नोंदनी हो गया कुणबी मराठाओं का, तो उनका एक्विजिशन है कि ये 27 साल पहले भी हो सकता था, ये डिले करके मराठा समाज में बहुत बड़ा अन्याय किए। हमारे लोग अभी तक आईएएस आईपीएस ऑफिसर सब बन सकते थे, मगर किसने वंचित किया, मतलब किस? तो आपको ये स्टेटमेंट पर बिकॉज थोड़ा कन्विंसिंग लग रहा है कि अभी जो हो सकता, अभी जो हो रहा है वो पहले भी हो सकता था, तो क्यों उनको वंचित रखा? तो इसका प्रश्न का कोई उत्तर है आपके पास हाके साहब? है, मेरे पास उत्तर है। क्या है? इस महाराष्ट्र में हर कोई कम्युनिटी को, हर कोई नागरिक को इधर मांग रखना, आंदोलन करना, आवाज आ रही है मेरी? आंदोलन करना, ये बार बीच में फोन आ रहे हैं इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा। ये जो मनोज जरांगे साहब क्या बोल रहे हैं कि हमें इसकी वजह से, इस कारणों से हम पिछड़ गए हैं, हम पिछड़े हो गए हैं और हमें ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये मांग हो सकती है, मगर उसके ऊपर कोई फैक्ट और फैक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं, जो आयोग है, जो कोई सर्वे रहता है वो है, ये सब चीजें सामने रखते हुए फैक्ट और फैक्चुअल पे कोई काम नहीं कर रहा है। हर एक गवर्नमेंट हर एक पार्टी को, हर एक कम्युनिटी को, हर एक लीडर को बोलती है चलो हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे, हम इसके ऊपर एक कमिटी बनाई है, अरे यार बोलिए कमिटी बनाई है, अभ्यास चल रहा है, हम आपको किसी को भी ना बोलते हैं, किसी को ना नहीं बोलते, हर किसी को यस हम करेंगे ऐसे बोलते हैं, मगर फैक्ट कोई किसी को बता नहीं रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग क्या है किसी को बता नहीं रहे। और जरांगे साहब जो बोल रहे हैं कि हमारा ये हो रहा है, हमारा ऐसा हो रहा है, इसके ऊपर कोई डेटा नहीं है ना गवर्नमेंट के पास। अगर मैं भी कल बोल सकता हूं कि मेरे ऊपर ऐसा अन्याय हो गया, मुझे ये चाहिए, इसको इंस्पेक्ट करने वाली कोई चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए हमारे पास? तुम बोल रहे हैं इसीलिए हम आपको दे रहे हैं, ये बात नहीं हो सकती। किसी के मांग करने के लिए किसी के राइट्स को हम नकार नहीं रहे हैं, मगर फैक्ट्स तो होनी चाहिए मेरे टेबल पे। अगर मैं इस महाराष्ट्र का सीएम हूं, अगर इस महाराष्ट्र के हम रूल करने वाले अगर राज्यकर्ता लोग हैं, तो हमारे पास कोई डेटा चाहिए ना। मराठा पिछड़ गया है तो आगे कौन गया है? अगर मराठा कम्युनिटी पिछड़ गई है तो क्यों पिछड़ गई है? तो सिर्फ मराठा कम्युनिटी के लोग पिछड़ गए हैं क्या? लेकिन लक्ष्मण हाके साहब इससे क्या प्रतीत होता है, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्योंकि मराठा जो है वो बड़ी डोमिनेटिंग कम्युनिटी है साहब, पूरे महाराष्ट्र में डोमिनेंट कम्युनिटी है,
इसलिए उनको कोई नाराज नहीं करना चाहता। तो जरंगे पाटिल जो कुछ कह रहे हैं सब लोग उनकी बात मान रहे हैं। जैसा आपने कहा, अरे भाई तथ्य क्या है, एविडेंस क्या है, सबूत क्या है, वो तो बताओ। वो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये क्या बात हो गई मालूम है क्या? इस महाराष्ट्र में, इस देश में जो जितने जितने महामानव हो गए, जितने जितने रूल्स बनाने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में योगदान देने वाले हैं, हर एक कम्युनिटी का, हर एक भटके ट्राइबल लोगों का, शेड्यूल कास्ट वालों का, हमारी सोसाइटी में, हमारी व्यवस्था में लास्ट 1000 सालों से जिसके ऊपर हमने सामाजिक अन्याय किया है, सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए हमने कोई तरतूद की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम मान नहीं रहे हैं। इसका मीनिंग हम काउंसलिंग, हम ये नए जो पीढ़ियां आ रही है सामने, ये पीढ़ियों को हमने ये काउंसलिंग करना चाहिए, ये बताना चाहिए ये सामाजिक न्याय के लिए रिजर्वेशन है। आपको आपका जो आर्थिक उन्नति का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर बहुत सारे और कोई प्रोग्राम हो सकते हैं और कोई उसके ऊपर सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मगर रिजर्वेशन इसका कारण नहीं है। ये फैक्ट है और फैक्ट के ऊपर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो बैकवर्डनेस की जो डेफिनेशन है वो एक संवैधानिक संशोधन द्वारा आप बदल दीजिए। कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी बहुमत में है, मेजॉरिटी कम्युनिटी है, इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, जिसके 13 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, जिसके सारे वाइस चांसलर हो चुके हैं, जिसके पास सारी यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अगर वो कहेंगे कि भाई हम बैकवर्ड हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा हाँ जी आप बैकवर्ड है। कहने का मतलब ये हो गया। ऐसा हम नहीं कर पाते हैं। मैं वही बोल रहा हूं ना सर, तो अभी तो यही हो रहा है ना, अभी तो यही हो रहा है कि मराठा कम्युनिटी बैकवर्ड कैसे है। मराठा कम्युनिटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मान लिया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं, इकोनॉमिकली वीकर है, आर्थिक स्तर पर कमजोर हो गए क्योंकि जमीन कम हो गई इसलिए कमजोर हो गए। लेकिन जैसे आप ना जाने कितनी मर्तबा यहां पर एक्सप्लेन कर चुके हैं, सामाजिक स्तर पे तो वो बैकवर्ड नहीं हुए ना, गांव से बाहर तो भी निकाल दिया गया उनको ये तो नहीं कहा कि आप गांव के भीतर नहीं रह सकते, आप बाहर जाइए। बताइए लक्ष्मण आगे साहब। यस, आपने जो बात रखी वो बराबर है और सही है और मैं सहमत हूं आपकी बात से। मैं बार बार आपके ये शो में मैं बोलता आ रहा हूं, ये सोशल बैकवर्डनेस का मीनिंग ये क्या है? इकोनॉमिकल प्रोग्राम नहीं है आरक्षण का मतलब। आरक्षण का मतलब सामाजिक न्याय दिलवाना, ये सामाजिक मागासलेपन। अगर कोई गरीब हो जाता है तो ओबीसी प्रवर्ग में जो कारू नारू बोलते हैं, जो 12 बलूता अलूता बोलते हैं, आपको ये वर्ड्स का मीनिंग मालूम है कि मराठी में मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, बलूतेदार। ये जो सेवा देने वाले जो हमारे ओबीसी के जो कम्युनिटीज है, जो सुतार है, नाई है, जो परिट है, जो हर एक लोग है, लोहार है, गिसाड़ी है, वो गुंदड़ी है, वो पारदी है, बेरड़ रामुशी है। अगर मराठा का एकाद दूसरा कुटुंब, अगर एकाद दूसरा एक फैमिली अगर इकोनॉमिकल बैकवर्ड हो गई, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये फैमिली, ये ओबीसी का जो प्रवर्ग है, वो जो जनजाति आती है ओबीसी में, उनका धंधा नहीं अपनाती है, वो सोशली बैकवर्ड है, उसको हाथ भी नहीं लगाती। क्या ऐसा हो गया है आज 2023 में इस महाराष्ट्र में? तो कैसा मतलब ये है कि सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए रिजर्वेशन है, मगर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाके नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है, वो क्यों नहीं अपना रहे हैं? महाराष्ट्र में 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया है और ये सर्वे सामने आ रहा है कि 10% में से 10% में से 8.5% रिजर्वेशन सिर्फ मराठा कम्युनिटी ने उसका लाभ लिया है अभी तक। तो ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं चाहती? ये ओबीसी के अंदर ही उनको रिजर्वेशन क्यों चाहिए? इसका मतलब ये है कि इधर आरक्षण को नहीं कोई समझा रहे, ना कोई समझ पा रहे, ना कोई वैसा प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। तो आगे क्या सर लक्ष्मण आगे साहब, आगे क्या? आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, प्रदीप जी को समझ में आ रही है, हमारे ज्यादातर दर्शकों को समझ में आ रही है, लेकिन जो आज की तारीख में सत्ता में है वो जब भी यहाँ आते हैं वो यही बात करते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर हो गए हैं इसलिए सोशली भी वीकर हो गए। अरे भाई, कोई मेरी बात सुनिए, कोई बनिया कम्युनिटी से है, उसका बिजनेस अगर बंद हो गया,
अरे वो इकोनॉमिकली वीक हो गया, सोशली वीक नहीं हुआ भाई। यस वो Yes. वो समाज का हिस्सा रहा, सीधी बात है। यस तो अब आगे क्या करेंगे सर? लक्ष्मण आगे साहब आप बताइए। नहीं, ये क्या बोलते हैं, ये लोग सब बोलते हैं कि ये लोग सब बोलते हैं कि हमारी जमीन 2 एकड़ पे आई, हमारी जमीन 1 एकड़ पे आई। सिर्फ आपकी ही लोक संख्या बढ़ गई क्या? हर कोई लोगों की लोक संख्या बढ़ सकती है। अगर आपकी 20 एकड़ से 2 एकड़ पे आई तो किसी की, और ओबीसी रहने दो, भटके मुक्त रहने दो, एससी एसटी रहने दो, उनके पास भी कोई जमीन होगी, उसकी भी दिनों दिन उसमें बंटवारा हुआ होगा ना। बस जाने दो, जमीन का छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ उसके आगे जाके, ये ओबीसी प्रवर्ग के जो लोग हैं, जो हजारों सालों से यहाँ सेवा देने वाले लोग हैं, वो कारीगर लोग हैं, जो उसे विश्वकर्मा बोलते हैं जी, जिसको हम ये सब जो लोग हैं, ये लोग सेवा देने वाले लोग हैं, कुनबावा करने वाले, मतलब खेती करने वाले जो लोग हैं, उसके ऊपर उसके डिपेंड ऑन ये सब ओबीसी के लोग हैं। और इन लोगों के पास जमीन धारणा नहीं है, उनके पास फर्टाइल लैंड नहीं है, उनके पास जमीन ही नहीं है। तो उन्होंने आज की स्थिति में उन्होंने क्या बोलना चाहिए? जिसका 20 एकड़ से 2 एकड़ हुआ है, मगर ये लोगों का क्या हो गया है? उनके हाथ से उनका रोजगार छीन गया है। खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण हमने जिस दिन से इस देश ने अडॉप्ट कर दिया, उस दिन से इधर का सब कारोबार, कारागिर लोगों का जो बिजनेस था, छोटा व्यवसाय था, वो अगर तरक्की होने के बाद, ये जो भौतिकीकरण होने के बाद, इन लोगों का ये सब कारोबार भी हाथ से गया है। ये सब लोग आज की स्थिति में बेरोजगारी का काम कर रहे हैं, ईंट भट्टियों पे काम कर रहे हैं, बांधकाम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, गन्ना काटने का काम कर रहे हैं। मतलब ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि जो ओबीसी के छोटे जनजातियां हैं, उनको सिर्फ जीने के लिए काम करना पड़ रहा है, सिर्फ जीने के लिए, खाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ लक्ष्मण आगे साहब, वो काम कर रहे हैं। लक्ष्मण आगे साहब, जितने धोबी हैं मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में जितने धोबी हैं, उन सबको भी प्रोटेस्ट करना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी लॉन्ड्री बन गई है हर जगह पे, इतनी बड़ी बड़ी ड्राई क्लीनिंग की जगह पे आ गई है, हमारा धंधा बंद हो गया, तो हम और भी बैकवर्ड हो गए, तो हम लोगों को शेड्यूल ट्राइब में डाल दो। मतलब ये थोड़ी होता है, मतलब धोबी, नाई, मोची, सुतार, अपना लोहार, इन सबका तो धंधा ही बंद हो गया सर, बंद हो गया। मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मेरे महाराष्ट्र में बहुत सारा पशुपालन किया जाता है, भेड़ बकरियां, जो छोटे पशु है, इनका बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, मगर उसके ऊपर प्रक्रिया करने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला जो स्लॉटिंग सेंटर का बिजनेस है, मतलब वो जो कटाई करना, वो हवा बंद, पैक बंद डब्बे में उसको पैक करना और एक्सपोर्ट करना, बड़े बड़े कंटेनर्स के ऊपर से वो अपने एयरपोर्ट तक जाना, ये सब बिजनेस है, वो सब मारवाड़ी लोगों का है जी। तो कैसे जी पाएंगे ये लोग, ये पशुपालक लोग? सिर्फ वो बेसिक बॉटम लेवल पे काम कर रहे हैं, मगर ट्रेडिंग और कोई कर रहा है, और हर कोई ने किसी के धंधे में हस्तक्षेप किया है। तो इनका संरक्षण कौन करेगा? इनके पीछे कौन खड़ा रहेगा? धांगर कम्युनिटी कहते हैं कि सेकंड बिगेस्ट कम्युनिटी आफ्टर मराठास, धांगर कम्युनिटी। तो धांगर कम्युनिटी का स्टेटस क्या है, जो बार बार मोर्चा लेके जाते हैं फडणवीस जी के साथ बैठ के? आपके क्लासमेट है, आपके स्टूडेंट जमाने के साथी है, तो हाउ डू यू सी, क्या धांगर कम्युनिटी को जस्टिस मिलने का कोई चांस है? जिस प्रकार से फडणवीस साहब, मुझे तो नहीं लगता है ना। धनगर कम्युनिटी का आज तक एक दूसरा एमपी हुआ है, और वो देश की संसद में गया है और बोला है कि हमारे बारे में ये नाइंसाफी हुई है। ऐसा बोलने वाला कोई लॉ हाउस में देश की एक भी प्रतिनिधि नहीं है। अब आने वाला कोई प्रतिनिधि हम अभी जाने वाला है 2024 में, उसका नाम लक्ष्मण हाके। उसका नाम लक्ष्मण हाके है, जाएंगे लक्ष्मण हाके सर। और आप उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि नहीं तो हम ये समझेंगे कि हम लोगों की मेहनत खराब हो गई। सीधी बात है सर, हाई होप्स ऑन यू। हमारी उम्मीद बहुत है सर आपसे, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं आप, और इसी तरह काम करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस रेजिग्नेशन के बाद आप और भी दिल लगा करके VJNT, धांगड़ कम्युनिटी और बाकी जितनी भी ओबीसी कम्युनिटीज हैं, उनके लिए उनको आप एकत्रित करेंगे, उनको आप संगठित करेंगे और उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे।
लक्ष्मण आगे Yes. साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you. हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते चलते सर, चलते एक छोटा सा सवाल, ये जो अभी बीजेपी जीती है सर 3 स्टेट में, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? बहुत बोलूंगा, मगर बोलिए ना सर प्लीज। कैसा है, अगर अगर ये जो कॉमन मैन है, वो कॉमन मैन को, कॉमन मैन की जो राय है और जो अभी बहुत कुछ है, इनके ऊपर इन्फ्लुएंस करने वाले जो बातें होती है, अगर बीजेपी का और सत्ता का अगर इन्फ्लुएंस कॉमन मैन के ऊपर रहेगा, उसके अधिकारों के बारे में, उसके सब जो भी चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में अज्ञान होना इसका भी कारण हो सकता है। मैं जनता के ज्ञान को ये नहीं करूंगा, मतलब शून्य रहती है जनता, मगर अभी का आज का जो रिजल्ट आया है वो चौंकाने वाला रिजल्ट है, क्योंकि रिजल्ट का जब रिजल्ट शुरू हो गया था तो पहले आधा घंटे में 1 घंटे में कांग्रेस हर एक स्टेट में 1-2-4 सीटों से आगे चल रही थी, मगर अचानक क्या हो गया मालूम नहीं है, कैसे ट्रेंड्स बदले मुझे मालूम नहीं है, उसका हम आंसर बिना लॉजिक कोई मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। मगर पहले आधे घंटे में 4 स्टेट में जो रिजल्ट आगे चल रहा था कांग्रेस का, छत्तीसगढ़ रहने दो, राजस्थान रहने दो, एमपी रहने दो, बराबर चल रहा था, बीजेपी के आगे ही चल रहा था कई टाइम, और तेलंगाना में। मगर उसके बाद 1 घंटे के बाद क्या हो गया, उसका हम भी उसका कोई संशोधन होना चाहिए, ये मैं आपके सामने। हाके साहब, आज जेपी नड्डा साहब ने बोला है कि मोदी जी को आप गाली देते हो तो ओबीसी कम्युनिटी को गाली देते हो, तो क्या ये फ्यूचर पॉलिटिक्स पूरा स्ट्रीमलाइंड हो गया कि आगे यही ओबीसी में होने वाला है, और मोदी जी अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी लीडर बोल रहे हैं? नहीं, ये फैक्ट नहीं है, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, इसके ऊपर कोई नड्डा बोलेगे क्या? ओबीसी के बारे में बजटरी तरतूद नहीं हो रही है, इसके ऊपर नड्डा जी बोलेंगे क्या? बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो फ्यूचर पॉलिटिक्स जो मोदी बीजेपी का दिख रहा है कि यू अब्यूज मोदी, यू अब्यूजिंग द ओबीसी कम्युनिटी, वो आपको सच्चाई में नहीं लग रहा? मोदी साहब विल नॉट इमर्ज एज द बिगेस्ट ओबीसी लीडर? नहीं, और कई दिनों में इस देश में रिवोल्यूशन, मतलब क्रांतिकारक एक दूसरा लीडर आगे आना चाहिए और फैक्ट के ऊपर काम करना चाहिए, और उसके आगे जाके जो भी अभी काम चल रहा है, इसके बारे में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से हर एक कोई चीज हो रही है, मगर इसके ऊपर कॉमन मैन को काउंसलिंग करने वाला एक दूसरा लीडर जिस दिन तक इस देश में आगे नहीं आएगा, उस दिन तक ये चीज। पर हाके साहब, देश का सबसे बड़ा इवेंट 22 जनवरी को होने वाला है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान, और प्राण प्रतिष्ठान एक बड़ा ओबीसी लीडर करने वाला नरेंद्र मोदी। ये बड़ा, ये नहीं है बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा चीज है ओबीसी सेगमेंट के लिए? नहीं, आप नहीं मानते हो? नहीं, ये नहीं लगता मुझे। हम जैसे दिनों दिन हम ऐसे सिंबॉलिक राजनीति हम करेंगे। सिंबॉलिक राजनीति का मतलब ये होता है, कि शिक्षा रहने दो, तरक्की रहने दो, हमारा जीडीपी रहने दो, हर एक लोगों को सामाजिक न्याय मिलना और तरक्की होना, एज कंपेयर चाइना, एज कंपेयर यूएस, एज कंपेयर ऑस्ट्रेलिया, एज कंपेयर कनाडा। हम कोई प्रोग्राम नहीं लेके आ रहे हैं। एक तरफ हम चंद्रयान मुहिम के बारे में काम करते हैं, दूसरी तरफ हम सिंबॉलिक राजनीति करते हैं। इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि आगे जाके ये सब चीजें चलेंगी। सब लोग फैक्ट के ऊपर जिस दिन तक नहीं आएंगे, उस दिन तक इस देश में सिंबॉलिक राजकारण चलता रहेगा। Right, thank you so much, sir, Lakshman Age Saab. Thank you. We have very high hopes as far as you are concerned and your political career. We hope to see you in Parliament in 2024. Thank you very much, sir. धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार सर, वंदे मातरम। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। Where the BJP, Pradeep ji? एग्जैक्टली सर। The Bharatiya. सर, मुझे एक चीज, नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठान ओबीसी लीडर इज गोइंग टू डू द बिगेस्ट राम मंदिर पुनर्निर्माण 550 wanted to send a super message across the country, Across the world. across the world. I don't think it's just across the ओबीसी country. लीडर प्राण प्रतिष्ठान कर रहा है, इससे बड़ा कौन सी बड़ी बात? एज ओल्ड जो बैड टॉक्स अबाउट द हिंदू 4 वर्णा सिस्टम, ये everything is come to an end. That's it. As far as Mr. Modi is concerned, let me tell you this.
in Ayodhya, what he's managed to achieve is commendable. There's no way that you can run it down. Let's be very clear. The whole country has waited 550 years. The world has waited 550 years for this event. प्रदीप जी, राम लला अपने घर आ रहे हैं वापस. ये याद रख लीजिए. 550 बरस के बाद. And an OBC leader has achieved this. जी, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, अदर बैकवर्ड क्लास के एक शख्स जो तेली कम्युनिटी से, तेली समाज से, वो प्राण प्रतिष्ठान पूजा कर रहे हैं. याद रख लो, 22 जनवरी 12:22 पर 2024 में. उसके बाद मोदी को हराना तो हरा लो. मेरी तरफ, मैं जैसे यहाँ पे एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूँ प्रदीप जी, बाकी सब लोग यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बोलते थे मुझको. 350 सीट पक्की है, हो सकता है ज़्यादा हो, उससे कम नहीं. Well, that's just about it for this show. Slightly extended show. We'll of course be back with you tomorrow at the same time. Do keep watching Nation Now and do subscribe. Do subscribe to the channel. We've got lots and lots of comments, but if I start reading them out, we'll be here for the next half an hour. So which means we'll be right up till 10 o'clock. So all I'm saying is, do keep responding. We'll try and read out as many comments as possible tomorrow. That's a promise. फिलहाल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय सिया राम, वंदे मातरम. वंदे मातरम.